हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, अभी हम एसएससी चंडीगढ़ का आपका लास्ट सेशन रह गया था, ठीक है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला था। मींस अभी हम आपको पीवाईक्यू करा रहे थे ना, तो ये हमने 2019 वाला जो पेपर था वो कराया है, पीवाईक्यू पीआरटी वाला। तो इसमें आपके जितने भी सेशंस, मतलब हमने एक सब्जेक्ट वाइज कराया है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सीरीज में। तो वो हमने 1 2 3 करके कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एसएससी प्लेलिस्ट करके है। आप वहाँ से सारे पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको बस एक आइडिया लग जाए कि किस तरह का आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहे थे और किस तरह का आपका पेपर एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का आया था, ठीक है। सो अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला और बचता है, इसको भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा हमें जो भी कोई पीवाईक्यू मिलेगा हम अगेन उसको भी करा देंगे। और जो लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो या तो मैं एक काम करेंगे कि इसी वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे आपको, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि बहुत सारे पार्ट वाइज हैं तो एक काम करेंगे, वरना फिर टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जैसा भी आप लोग बोलो, ठीक है, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर लिंक में ही चाहिए तो वहीं पे दे देंगे, अदरवाइज फिर एक टेलीग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें देंगे। तो जैसा भी आप लोगों को उचित लगे, ठीक। सो चलिए अब लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं इसको, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आप देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए हैं, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं। अगेन आई एम सेइंग, ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ लास्ट टाइम आई है वो वही अगेन इस बार फिर से आएगी, या जिन जिन टॉपिक से लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए हैं इस बार भी अगेन उसी से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता। और ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। सो रिस्क के साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, रिस्क लेके नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को सेफ जोन में लेके चलेंगे। मीन्स इजी, मीडियम, टफ, हर तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। अगर क्वेश्चन का लेवल कुछ भी रहेगा तो आप लोग इजीली उसको कर सको, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज का सेशन हमारा एसएससी वाला जो हम पीवाईक्यू वाली सीरीज़ कर रहे थे, इसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और मैथ्स भी रहेगा, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आपका एक पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक बस सिर्फ एक जनरल साइंस वाला पार्ट और रहेगा, सो उसको भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखिए, अब आप देखना टीचिंग एप्टीट्यूड में किस लेवल के क्वेश्चंस आपके रहते हैं। सो स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट बाय। बताइए, जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, वो बेसिकली किस चीज़ से सबसे अच्छा सीखता है। अब आप खुद को रख के देखो, अगर आप होगे तो आपको अगर कोई चीज़ लिसनिंग करोगे, है ना, सुनकर अच्छे से सीख पाओगे, पढ़कर सीख पाओगे, या फिर करके सीख पाओगे, या फिर देखकर। तो सीधी सी बात है, जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें वो चीज़ इतने अच्छे समझ नहीं आती है। तो हमेशा पैडागॉजी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर आपका करके सीखना यानी बाय डूइंग को सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है, ठीक है। सो इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेक्चर मेथड इज़ एन इफेक्टिव वे टू। बताइए, जो लेक्चर मेथड होता है वो बेसिकली लेक्चर मेथड ना, जो आपके न्यू इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होता है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनका परिचय के लिए उसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं ना। सो बड़ी मतलब एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ना आपका एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, एनईपी ज़रूर करके, सॉरी ये आपका एनसीएफ से है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से आप ये ज़रूर करके जाना, एनसीएफ। इसके अलावा आप लोग एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाना। तो देखो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बेसिकली आपका लर्नर सेंटर्ड होती है ना, यानी कि जो आपका, आप कह सकते हो कि चिल्ड्रन सेंटर्ड होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको अरेंज करना है, ये सारे प्रोसेस आपको दिए हुए हैं, डेट इज़ कॉल्ड टीचिंग प्रोसेसेस, है ना। ये आपको एक टीचिंग प्रोसेसेस दिए हुए हैं और इनको आपको बेसिकली अरेंज करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिकली किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव्स हम लेते हैं। कोई चीज़ होती है, आप सबसे पहले उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हो कि भाई इस चीज़ के ऊपर हम इस चीज़ को करा रहे हैं या करवा रहे हैं, है ना। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव हो जाता है, देन उसके बाद जो भी हमारी एक प्रेजेंट नॉलेज होती है उसको हम रिलेट करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है। सो यानी 4-1। देन उसके बाद जो भी मटेरियल है उसको बेसिकली हम लोग प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन मींस मूल्यांकन वगैरह करते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का रीटीचिंग वगैरह, ठीक है। मतलब पहले आप टीचिंग भी आपकी उस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड हो जाती है, फिर आप दोबारा से जब आप मूल्यांकन कर लेते हो, चीज़ें नहीं उस तौर पर आती हैं जैसी चाहिए, देन हम अगेन रीटीचिंग वगैरह करते हैं। सो डैट इज़, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बोल रहे हैं कि भाई इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज इन टर्म्स ऑफ। जो इफेक्टिवनेस होती है टीचिंग की, उसको हम बेसिकली जज कर सकते हैं किस चीज़ के टर्म्स में, है ना।
सो डैट इज़, अब देखिए ऐसे वाले केसेस में आप खुद को एक टीचर मान के देखिए, है ना। ये बोल रहे हैं कि भाई जो एक प्रभावशाली अध्यापन है उसको हम आंकन कर सकते हैं किस चीज़ के थ्रू। तो अगर आप एक टीचर हैं तो कब एक आप खुद किसी चीज़ को, मान लीजिए आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको कब लगेगा कि वो चीज़ जो आपकी टीचिंग है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब आपको फील होगी? जब उसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेंगे तब होगी, या फिर जब आप सारा कोर्स कवर करा दोगे तब होगी, या फिर जब आप किसी भी टीचिंग एड्स को यूज़ करोगे क्लासरूम में तब होगी, या फिर जो भी कुछ चीज़ आपने पढ़ाई है बच्चों को उसका अगर आउटकम्स बच्चों के थ्रू बहुत अच्छा आ रहा है, लर्निंग आउटकम्स आ रहा है, तो उसके थ्रू आपकी टीचिंग इफेक्टिव मानी जाएगी। तो सीधी सी बात है ना कि भाई जो लर्निंग आउटकम्स होगा स्टूडेंट्स का, है ना, तो उसके थ्रू बेसिकली जो टीचिंग होगी उसको क्या माना जाएगा? इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए आप किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क करते हो जहाँ पे ऐसे पीपल हैं जिनका जो पीपल है बेसिकली जिनका स्टेटस इक्वल है ना। सो कौन सा मेथड कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा? जहाँ पे अगर हम इस फेस में देखेंगे जहाँ पे एक नॉर्मल एम्प्लॉयड वगैरह भी हैं, हर कोई है, तो उस केस में ना जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो बेसिकली सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर किसी को एक समान रूप से आंका जाता है, कोई भी एक डिस्टिंक्शन नहीं होता बिटवीन द बॉस, ठीक है, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो आप लोगों के मैनेजर्स हो, या फिर कोई एक नॉर्मल आपका छोटा एम्प्लॉय हो, तो कोई बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। सो डेट्स वाई। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एज पर ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी। देखो अगर ब्लूम्स की हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे तो इवैल्यूएशन आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? इवैल्यूएशन। बट यहाँ पे ब्लूम्स की रिवाइज टेक्नोलॉजी की मैं इसको टेक्नोलॉजी क्यों बोल रही हूँ, सॉरी, डेट इज़ टैक्सोनॉमी। सो यहाँ पे ना ब्लूम्स की रिवाइज टैक्सोनॉमी की बात करी गई है। तो अगर हम रिवाइज की बात करते हैं तो रिवाइज में ना जो सबसे लास्ट होता है डेट इज़ क्रिएटिंग, ठीक है, बनाना, ठीक है, क्रिएटिंग क्या हो जाता है? डेट इज़ क्रिएटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू। जो इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं वो बेसिकली टीचर्स उनका क्यों यूज़ करता है? भाई सीधी सी बात है, बताओ, क्या क्लास को बेसिकली क्या करने के लिए? ग्लोरीफाई करने के लिए, है ना, कि भाई उसकी महिमा बढ़ाओ, उसको और सुंदर दिखाओ इसलिए, या फिर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, उनको आकर्षित करना है इसलिए, या फिर जो अवधारणाएं हैं उनको आप स्पष्ट करो, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लैरिफाई करो, या फिर अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, मतलब इंश्योर डिसिप्लिन। तो सीधी सी बात है, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल या एक्स्ट्रा एड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि भाई जो आपका डायलिक्सिया होता है वो बेसिकली किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो ये जो बीमारी है ये बेसिकली जो आपका लर्निंग आप कह सकते हो, रीडिंग आप कह सकते हो, तो ये जो आपका डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर, इससे है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन रेफर्स टू अ टीचिंग मेथड इन विच लर्नर। डेमोन्स्ट्रेशन जो होती है यानी कि जो आपका प्रस्तुतिकरण जो प्रक्रिया है, जो एक शिक्षण विधि है, ठीक है, ये बेसिकली लर्नर्स के अंदर क्या चीज़, देखो सबसे पहले तो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है ये एक आपका टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे टीचर बच्चों को जो भी उनको चीज़ें सीखनी है, करनी है, ठीक है, उस चीज़ को वो प्रैक्टिकली तौर पर कराएगा, सिखाएगा, दिखाएगा। सो बेसिकली प्रोवाइडेड एक अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेसेस, ठीक है, जो भी चीज़ वो करना चाहता है, सीखना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचिंग इज़ अ टू फोल्ड एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड, ठीक है, टीचिंग एक टू फोल्ड एक्टिविटी है, कम्युनिकेट करना है इन्फॉर्मेशन को और साथ में उसको सीखना भी है, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आर डिस्क्राइब्ड इन NPE यानी कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 1986 में, इसका मतलब यहाँ पे क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। सो डेट इज़ इसी तरीके से ना जैसे आपका NCF है, ठीक है, इसी तरीके से आपका NEP है, तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटे छोटे वर्ड्स को उठा के और पूछ सकते हैं कि भाई ये वाला जो टर्म है वो क्यों यूज़ करी गई है, ये वाली टर्म क्यों यूज़ करी गई है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप रीड आउट करते हो, पढ़ते हो, समझते हो तो बहुत डीपली तरीके से पढ़ें, ताकि अगर उस टॉपिक से कोई भी चीज़ आपकी आ जाए तो आप उसको इजीली तौर से कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो बेसिकली जितनी भी एसेंशियल फैसिलिटीज़ होती है मिनिमम टू मिनिमम उन सबको प्रोवाइड करना है, ठीक है। बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है वो हर चीज़ उनको, वो सारी सुविधाएं जो भी उनके लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है, वो सब प्रोवाइड करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हेड होता है स्कूल का वो बेसिकली एक ऐसे कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगा, मतलब एक आइडिया जनरेशन के लिए, ठीक है, प्रोसेस के लिए, जहाँ पे जो अदर चीज़ें हैं उनको भी मतलब क्रिटिसाइज़ ना करो, हर किसी चीज़ को हमें सुनना है। तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की अगर हम बात करते हैं, सो ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, जिसके अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन भी आ जाता है, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक मिनट यस सॉरी, देखो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है भाई, इसको आप इंडिविजुअल तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके मतलब अलग अलग अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उससे क्या क्या बेसिकली सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं। सो ये एक इंडिविजुअली भी हो सकता है और एक ग्रुप में भी हो सकता है, तो डेट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा परफेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, विथ फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। आपने आर्टिकल 21A पढ़ा होगा, डेट इज़ फॉर राइट टू एजुकेशन, है ना। तो ये बेसिकली जो है, जो कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, बट वो यहाँ पे नहीं है। सो आर्टिकल जो 45 है, ठीक है, वो बेसिकली आंसर रहेगा, वो भी इसी चीज़ की बात करता है, राइट टू आपका एजुकेशन। और बेसिकली DPSPs वगैरह आपने पढ़े होंगे, FRs आपने पढ़े होंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स वगैरह। तो ये जितने भी आर्टिकल्स जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, सो प्लीज़ आप उनको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। सो कोई सा भी आर्टिकल वो आपसे पूछ सकता है इसमें। तो ये उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर आइटम ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये देखो ऐसे टाइप क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर रहा है, तो भाई ऐसे टाइप क्वेश्चन आप खुद सोचो, अगर आपको ऐसे लिखने के लिए देंगे तो आपका जो क्वेश्चन का टाइप बनाएंगे वो कौन सा, कि आपको ये बोलेंगे उसमें कि डिस्कस करो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन, ये बोलेंगे, या फिर बोलेंगे एक्सप्लेन करो ईच ऑफ न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन, ये बोलेंगे, या फिर बोलेंगे व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर बोलेंगे राइट अ नोट ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो डेट इज डी इज़ द राइट आंसर। क्या इसका आंसर है? डी। सीधी सी बात है, अगर हमें ऐसे लिखना है तो वो ये बोलेंगे ना कि भाई एक नोट लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, है ना। तो अब आपने उस पर पूरा एक नोट लिखना है, एक ऐसे लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, समझे। सो ये एक चीज़ होती है। सो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रहे थे क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अगेन देखने के लिए मिल सकते हैं, बट यही नहीं, ना ही ये भी मैं अगेन नहीं बोल रही कि इन्हीं टॉपिक से, इसी टाइप से आपको पढ़ के सारा जाना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो फिर आप कोई भी कहीं से भी आ जाए, आप लोग कर देंगे। आप मैथ्स वाला पार्ट देखते हैं, मैथ्स में किस तरीके से इन्होंने रखा था। तो देखो मैथ्स से क्वेश्चन है कि ये देखो रिमाइंडर वगैरह आपको निकालना है, आपसे पूछ सकता है कि रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, इस तरह की चीज़ें होती है ना, डिवाइडेंड क्या होगा। सो इस तरह की चीज़ें प्राइम नंबर से बेसिकली क्वेश्चन है, तो ठीक है। इसी तरीके से देखो पॉलिनोमियल से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे आपको वैल्यूज़ वगैरह निकालनी होती है। सो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। इसी तरीके से देखो यहाँ पे के की फाइंड करनी है, क्या वैल्यूज़ वगैरह, जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे मैथ्स में ना, कि इक्वेशन वगैरह फाइंड करो, उसमें वैल्यूज़ वगैरह निकलवाने के लिए कहता है, उस वाले चैप्टर में आता है ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये देखो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है अच्छे से करके जाना है ना, जहाँ पे A B निकालने के लिए पूछ सकता है, A निकालने के लिए पूछ सकता है, B निकालने के लिए। सो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से ये देखिए, ये सम दे रखा है एंड टर्म्स AP, जो AP मतलब ये जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वाली जो यूनिट है मैथ्स में, वो वाली चीज़ आपको अच्छे से करके जानी है। कि आप पूछ सकता है फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट की जगह लास्ट टर्म भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसी तरीके से ये देखिए, ये हैं थोड़े से जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह वाले जो चैप्टर्स आपने पढ़ेंगे, ये सब 10th तक आपको पढ़ना है। PRT वालों मैथ्स में उन्होंने सीधा लिखा है कि भाई 10th क्लास तक जनरल साइंस 10th तक पढ़नी है, सोशल साइंस 10th तक पढ़नी है, मैथ्स 10th तक पढ़ना है, पंजाबी लैंग्वेज 10th तक पढ़नी है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस 10th तक पढ़नी है। सो ये देखिए कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने दिए हैं कि कोऑर्डिनेट्स वगैरह बताओ, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, ये ज्वाइन करती हैं लाइन को, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये देखिए थोड़ी ट्रायंगल्स वगैरह से क्वेश्चंस हैं, ये सब आप पढ़ के जाना प्लीज़, है ना। कोई कुछ भी दे सकता है, ट्रायंगल की जगह सर्कल दे दे, कुछ भी दे दे। उसके बाद जो आपके 10th तक सिलेबस में हैं टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसी तरीके से ये देखिएगा, ये देखो यहाँ पे लेंथ वगैरह निकालनी है, टेंजेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दिया है ना। इसी बाद ये देखो वैल्यू ऑफ साइन, ये वाले आपको करके जाना है। साइन की वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है, कॉस पूछ ले, टैन पूछ ले, थीटा, ये सब थीटा वाले क्वेश्चन सब करके जाना आप लोग। इसके बाद ये देखिएगा टॉप्स ऑफ 2 पोल्स वाले क्वेश्चन नहीं थे कि इसकी हाइट इतनी है, उसकी हाइट इतनी है, एल बताओ, ये बताओ, एंगल्स दे दिया है ना। सो ये इस तरह के क्वेश्चन आपने करके जाने हैं।
इसके बाद ये देखिए, एक कितना मीटर टॉल गर्ल है, इतने पे खड़ी है, तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि बताओ उस पिलर की हाइट बताओ, है ना, उसकी हाइट बताओ, तो ये शैडो वगैरह बन जाती है। इस तरह के आपने मैथ्स में सब पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें इनको कवर करना है, सारे टॉपिक्स को कवर करना। क्वेश्चन वो अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं उठा के, बस आपका वो मेन टॉपिक्स कवर होना चाहिए। इसके बाद है कि एरिया ऑफ, ये देखिए एरिया वगैरह से क्वेश्चंस हैं, भाई ये बताओ एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये वो, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने के लिए यहाँ पे आपसे पूछ ली है। इसी के बाद स्लैंडर दिया हुआ है, देखो स्लैंडर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आप लोग सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है भाई, पैरीमीटर निकालने के लिए पूछ ले, रेडियस पूछ ले, डायमीटर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, सरकमफ्रेंस पूछ ले, उसको पता थोड़ी एग्जामिनर है भाई, वो कुछ भी दे सकता है ना। इसी तरीके से देखो लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये मैथ्स का, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि ये मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस आप लोग प्लीज़ पढ़ के जाना, ये टॉपिक भी कवर करना है आपको। ये देखो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये देखिए। सो ये बेसिकली आप लोगों का यहाँ तक मैथ्स का पार्ट रहता है। मैथ्स में ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे। अब बचता है आप लोगों का डेट इज़ जनरल साइंस बचेगा। यस, जनरल साइंस रहता है, उसको मैं उस वीडियोस को भी आज मैं करा दूंगी, जनरल साइंस वाले भी क्वेश्चंस, और आपका सारा पीवाईक्यू वाला एक पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर हमें कोई भी अदर पीवाईक्यूज़ हमें मिलता है तो वो भी हम फिर पीवाईक्यू करा देंगे, ठीक है। फिर उसको हम एक साथ ही करा देंगे सारा अगर मिलता है तो। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।